नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का फॉर्म आपने भरा है। अक्टूबर में एग्ज़ाम है इसका। और आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त समय है। तो उसकी तैयारी कैसे करें? और ये भी एक यक्ष प्रश्न है। प्रश्न कैसे आएंगे, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर एक ऐसी श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें प्रश्नों को लेकर आपके सामने रखते हैं। आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़नी है, प्रश्न भी अच्छे से समझने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एचईओ की तैयारी पूरी करना चाहते हैं जीएस और सोशल साइंस के साथ, तो या फिर केवल सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो, या फिर आप चाहते हैं कि आप केवल नोट्स या टेस्ट लें, तो हर एक स्थिति में आपके पास द सक्सेस प्रेप ऐप पर ऑप्शंस हैं। आप अपने मनचाहे कोर्स ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपकी स्मूथली तैयारी हो जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज सोशल साइंस में साइकोलॉजी का ये तीसरा एपिसोड है जिनके प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि मनोतंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान, जिसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, मुख्य रूप से किन तंत्रों के बीच द्विदिशीय संचार का अध्ययन करता है? केवल तंत्रिका और पाचन तंत्र, मनोवैज्ञानिक अवस्था केंद्रीय तंत्रिका, अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा तंत्र, केवल हृदय और श्वसन तंत्र, और यहाँ पर प्रश्न में अंतिम विकल्प है कि कंगाल और पेशी तंत्र। तो कंकाल और पेशी तंत्र का तो कोई मतलब नहीं है। केवल तंत्रिका, तो केवल लगा है, इसको हटा दीजिए। केवल हृदय और श्वसन तंत्र, इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए इस वर्ड्स पे जाइए, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इन तीनों तंत्रों की बात करेगा। यानी कि ये साइकोलॉजिकल स्टेट, सेंट्रल नर्वस, एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम, ये सब की बात करेगा। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क और प्रतिरक्षा, साथ में तनाव के संबंधों को दर्शाने का ये कार्य करेगा। ठीक है, और ये केंद्रीय तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र को प्रतिरक्षा से जोड़ने का काम करेगा। अगर ऐसा कहा जाए तब भी सही होगा। ये आशावाद और सामाजिक समर्थन इस संचार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अगर आप आशान्वित हैं और आपके आसपास का परिवेश सकारात्मक है, पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट है, तो उसको ये सकारात्मक तौर पर प्रभावित करेंगे, ये एनवायरनमेंट और आशावाद। अगर ऐसा आपसे स्टेटमेंट देके पूछा जाए, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, तो आप ऐसे जवाब देंगे। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिएगा। आधुनिक विज्ञान के अनुसार कौन सा तंत्र मस्तिष्क के लिए छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस के रूप में कार्य करता है, जो रोग जनकों की जानकारी देता है? छठी इंद्रिय के रूप में अंतःस्रावी, पाचन, प्रतिरक्षा या श्वसन तंत्र? प्रतिरक्षा प्राणी जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली ये स्वायत्त प्रणाली होती है। ये कैसी होती है? ये ऑटोनोमस होती है, ये स्वायत्त प्रणाली होती है। एक चीज ये जानिएगा। और यही जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को सिक्स्थ सेंस माना जाता है। सिक्स्थ सेंस इसको माना जाता है। ये रोग जनकों और ट्यूमर की स्थिति का संकेत दे देते हैं। मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली आपस में निरंतर संवाद करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, इसको देखेंगे तो ये मस्तिष्क के साथ क्या करेगा? संवाद करेगा। मस्तिष्क से संवाद का काम ये करेगा, संवाद ये काम भी करेगा। तीव्र तनाव जब होता है तो इस संवेदी सूचना तंत्र पर वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। और जब आशावाद होगा, आशाएं होंगी, सकारात्मक अप्रोच से चीज़ों को देखने, नज़रिया अच्छा होगा, तो ये सकारात्मक काम करेगा। बात समझ में आ रही? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, छठी इंद्रिय, इसी को माना जाता है। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। दीर्घकालिक तनाव, क्रोनिक स्ट्रेस, ऑटो इम्यून बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा देता है। और
क्रोनिक तनाव ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर प्रतिरोध को जन्म देता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर प्रतिरोध को जन्म देता है, जिससे कॉर्टिसोल अपनी सूजन रोधी क्षमता को खो देता है। कॉर्टिसोल में जो सूजन रोधी क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो अगर दीर्घकालिक तनाव है तो ऑटो इम्यून रोगों का जोखिम तो बढ़ जाएगा, काफी हद तक बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर प्रतिरोध उत्पन्न होगा। कॉर्टिसोल का जो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन रोधी प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और साइटोकाइन असंतुलन से प्रो इन्फ्लेमेटरी स्थिति बन जाएगी। यहां पर क्या होगी? प्रो इन्फ्लेमेटरी स्थिति बन जाएगी, और प्रो इन्फ्लेमेटरी जो स्थिति बनेगी तो ये जो है, ये जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनके जोखिम को बढ़ाने का काम करेगी। तो बातें दोनों सही हैं, और ये कथन कारण दोनों होने के साथ साथ ये व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, आपको कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे तैरते हुए, चाहे किताबों की बात करें, चाहे ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करें, जहां पर आपको लगेगा सब कुछ बड़ा सरल है, और जहां पर आपको ये लगने लगे कि सब कुछ बड़ा सरल है, वास्तव में कठिनाई वहीं पर होती है। जब जीवन में भी आपको सब कुछ बड़ा सुखमय और सरल लगता है, तभी कुछ ना कुछ एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि सब कुछ संकटग्रस्त लगने लगता है। तो आप ये हमेशा अलर्ट रहें कि इतना सरल अभ्यास करके न जाएं कि आपको सब सरल ही लगता रहे। कठिन अभ्यास करके जाएं। सरल पेपर आएगा तब तो सबके लिए सरल ही होगा, लेकिन कठिन आ जाएगा तो आपके लिए जरूर कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपने सरल ही हमेशा अभ्यास किया है। तो आप कठिन अभ्यास करके जाएं। तो इन सवालों को जब आप समझने की क्षमता रखेंगे ना, तो कैसे भी सवाल आप समझ जाएंगे। अगला जो सवाल है सुमेलित करने का है, क्लाउड बर्नार्ड, वाल्टर कैनन, हंस सेली से और सेसिल हैलमैन। तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है? जैसे क्लाउड बर्नार्ड जो है, इनका संबंध आंतरिक वातावरण से है। वाल्टर कैनन की अगर बात की जाए तो ये होम्योस्टेसिस से इनका संबंध हो जाएगा। हंस सेली की अगर बात की जाए तो ये तनाव की अवधारणा, स्ट्रेस की अवधारणा, सेली सेल कर दो, तनाव को सेल कर दो, तो स्ट्रेस की अवधारणा इनसे रिलेटेड है। और सेलिल हैलमैन की ये बीमारी की कार्यकारणता यानी कि इलनेस कैजुअलिटी जो है ना, वो इससे रिलेटेड है। इलनेस कैजुअलिटी, तो ये डी, तो BACD, BACD ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे थिंकर कुछ पूछ लिए जाए, या सिद्धांत जिन्होंने दिया है वो सिद्धांत किसके हैं, किताब इन्होंने लिखी है तो किसकी है, या आपसे पूछा जाए कि आपने जो ये पढ़ा है ये किसने किस क्षेत्र में काम किया है, तो वो भी आपको तैयार रखना होगा। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि तनाव के प्रति अनुक्रिया में सीधे कार्टिसोल का भारी मात्रा में उत्पादन करती है। ये दो स्टेटमेंट है। मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है ये कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है, ये बिल्कुल सही है ना। और HPA जो धुरी की बात हमने की थी क्लास में, HPA धुरी की शुरुआत कहां से होती है? ये शुरुआत हाइपोथैलेमस से होती है। ये कहां से होती है? ये हाइपोथैलेमस से होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि तनाव के प्रति अनुक्रिया में सीधे कार्टिसोल का भारी मात्रा में उत्पादन। पिट्यूटरी ग्रंथि ACTH स्रावित करती है। क्या करती है? ACTH स्रावित करती है। और ये जो ACTH है ना, तो बाद में जो एड्रेनल ग्रंथि है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे सीधे तौर पर लिखा हुआ है सीधे सीधे, तो सीधे गलत हो जाएगा। एड्रेनल ग्रंथि कार्टिसोल का उत्पादन करती है। जो कार्टिसोल यहां पर दिया हुआ है ये एड्रेनल ग्रंथि करती है। एड्रेनल ग्रंथि जो होती है वो करती है, एड्रेनल ग्रंथि करती है। ये सीधे तौर पर ये तो गलत हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि ACTH का करती है। अगर ये दिया होता तो सही होता। और ये एक जटिल कैस्केड प्रक्रिया है जो तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करती है। दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। आपसे एक सवाल बहुत बेसिक पूछा जा सकता है, HPA ध्रुव की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये हाइपोथैलेमस से होती है। आगे बढ़ते हैं। लगातार उच्च कार्टिसोल स्तर मस्तिष्क के किन क्षेत्रों में शोष यानी कि एट्रोफी का कारण बनता है, जो अल्जाइमर रोग को गति प्रदान करता है। अब लगातार अगर तनाव रहेगा, लगातार उच्च कार्टिसोल स्तर रहेगा, तो
किन क्षेत्रों में एट्रोफी का कारण बनेगा? तो पहला है सेरिब्रम और मेडुला, दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और बेसल गैंग्लिया और पोन्स। तो उच्च कार्टिसोल का स्तर मस्तिष्क के ऊतकों के लिए क्या है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसको माना जाता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। और ये प्रीफ्रंटल कार्टेक्स जो है उनको सिकोड़ने का काम करता है, जो निर्णय लेने से जुड़ा होता है ना। और जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस का सोर्स यानी कि इसमें जो एट्रोफी होती है, ये स्मृति, ये निर्णय से संबंधित होता है, निर्णय लेने से। और ये किससे संबंधित होता है? स्मृति। तो ये दोनों क्षमताएं व्यक्ति खो देता है अल्जाइमर रोग में, है ना। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का अधिकांश सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क के बजाय आंत में उत्पन्न होता है। कहां पर होता है? गट में, आंत में होता है। गट ब्रेन एक्सिस, आंत और मस्तिष्क के बीच में संचार मार्ग होता है ना, गट ब्रेन एक्सिस, ये होता है ना। तो गट ब्रेन एक्सिस जो है, ये आंत और मस्तिष्क के बीच में संचार मार्ग होता है। शरीर का अधिकांश जो सेरोटोनिन है, ये मूड रेगुलेटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूड रेगुलेटर, सेरोटोनिन को। तो ये जो मूड रेगुलेटर है, ये कहां पर बनता है? ये आंत में बनता है। तो पहला तो ये सही है। दूसरा है क्रोनिक तनाव आंत की पारगम्यता को कम कर देता है और जिससे अवसादग्रस्तता के लक्षण घटते हैं। क्रोनिक तनाव आंत की पारगम्यता, गट जो परमेबिलिटी है उसको कम नहीं कर देता है, ये बढ़ा देता है। ये लीकी गट जो होता है, ये क्या करता है? पारगम्यता को कम करने का काम नहीं करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाता है ना। तो दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। और जैसे पारगम्यता बढ़ती है, उससे एंडोटॉक्सिक्स रक्त प्रवाह में लीक होते हैं और इससे सिस्टमिक सूजन होती है, जो अवसाद को बढ़ाने का काम करती है। अवसाद जो है वो बढ़ जाता है। बड़ा साइंटिफिक है ये पूरा। आप ऐसे मत समझिए कि भाई गुस्सा आया तो वो अलग चीज है, चोट लगी तो वो अलग चीज है। कई बार आपको गुस्सा आया इसलिए आपने ऐसी एक्टिविटीज की, ये भी ध्यान रखिएगा। सारी चीजें ये जुड़ी हुई हैं। जैसे गुस्से में आपने ऐसे मार दिया, अब आपने मारा तो ये बहुत सारे प्रोसेस हुए अंदर। ऐसे नहीं कहा गया है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए सही नहीं है गुस्सा। ये इन सब अध्ययन के बाद में कहा गया। ऐसा नहीं कि बस ऐसे कह दिया गया कि हाँ गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा बुरी चीज है, किसी को किसी ने डांटा होगा गुस्से में तो उसने नियम निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। दीर्घकालिक चिंता या अवसाद जैसी नकारात्मक मनोवैज्ञानिक स्थितियां मुख्य रूप से किन प्रतिरक्षा कोशिकाओं के प्रसार को कम करती हैं? तो ये जो कम करती हैं, ये टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं। दीर्घकालिक जो तनाव है, ये टी कोशिकाओं का की जो कार्य क्षमता है उसको कम करता है। टी सेल्स की कार्य क्षमता को ये कम कर देता है। और जो बी कोशिकाएं हैं, बी कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी उत्पादन जो होता है वो बाधित हो जाता है। तो बी सेल्स द्वारा, ये बी जो सेल्स है, इससे एंटीबॉडी का उत्पादन, एंटीबॉडी का जो उत्पादन है ये बाधित हो जाता है। ये क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। ठीक है। तो प्रतिरक्षा कोशिकाओं के दमन से जो, अब ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं नहीं रह गई, ये दमित हो गई, तो इन्फेक्शन का जो खतरा है, वायरल संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, संवेदनशील हो जाती है। वायरल संक्रमण की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और ट्यूमर के विकास के जोखिम को भी ये बढ़ा देती है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अवसाद मुक्त रहें, तनाव मुक्त रहें, छोटी छोटी चीजों पे तनाव ना लें। आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप जो दिन भर कितने दबाव में रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, जो आपका वर्किंग स्टाइल है, तो इन सब से बहुत चीजें प्रभावित होती हैं। शरीर इसी से प्रभावित होता है। खुश रहिए, योगा करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए,
एक्सरसाइज करिए, थोड़ा टहलिए, घूमिए। आयुर्वेद, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, सेसिल हेलमैन, पीएनआई। तो ये किससे क्या रिलेटेड है? आयुर्वेद ये वात, पित्त और कफ, इनका असंतुलन, इस पर काम करता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा, इसका जो संबंध होता है वो इन और यांग का असंतुलन, इससे रिलेटेड है। और सेसिल हेलमैन की अगर हम बात करें तो ये बीमारी के सांस्कृतिक कारण, बुरी नजर, जादू टोना, इनसे ये रिलेटेड है, तो ये आपका डी हो जाएगा। और पीएनआई तनाव और प्रतिरक्षा मार्कर, तो ये ए हो जाएगा। तो बी सी डी ए, बी सी डी ए, ये ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल और अंतिम सवाल पर चलते हैं। युवा और स्वस्थ व्यक्तियों में अल्पकालिक तनाव एक अत्यधिक अनुकूली एडॉप्टिव प्रतिक्रिया है। युवा और स्वस्थ व्यक्तियों में एक्यूट स्ट्रेस जो होता है ये अत्यधिक अनुकूली एडॉप्टिव है, होता है, अक्सर होता है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, तुरंत हम ये नहीं करेंगे, हम ये हमको ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं होता है। ये क्या होता है? अल्पकालिक होता है, एक्यूट स्ट्रेस होता है। एक्यूट स्ट्रेस उतना खतरनाक नहीं है, ये स्वायत्त और हार्मोनल गतिविधियों को बढ़ाकर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए शरीर में ऊर्जा और ताकत को जुटाता है ना। ये एचपीए धुरी को, जो हाइपोथैलेमस से शुरू होती है, एचपीए धुरी को ये सक्रिय करके तुरंत ऊर्जा जुटाता है, और फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया इसको कहते हैं। युवा और स्वस्थ लोगों में यह प्रतिक्रिया एडॉप्टिव है, और समस्या तब होती है जब ये क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक का मतलब ये दीर्घकालिक हो जाता है, लंबे समय तक। तो ये दोनों तो सही हैं, और ये व्याख्या भी सही कर रहे हैं। ए सही, आर सही, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। ये आपको कैसा लगता है हमको जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे थ्योरी पढ़ के, प्रश्नों को करके, टेस्ट करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें। इस बैच में हम जीएस, सोशल साइंस को पढ़ा रहे हैं, डेली नोट्स दे रहे हैं आपको जो डेली के क्लासेज के हैं, और उन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बैच में हम केवल सोशल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। आपको कोई क्लास नहीं चाहिए तो आप नोट्स और टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज का पूरा आपको शेड्यूल दिया गया है, और नोट्स समय समय पर ऐसे हम देते रहेंगे आपको। तो ये आप डिसाइड करिए, और 10 सक्सेस प्रेप ऐप पर क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपको चाहिए, उस हिसाब से चाहे तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बेस्ट मटेरियल देने का जो हमारा प्रयास है, ये आप लोगों के मैसेज आते हैं, आप लोग बताते हैं कि ये मुझे अच्छा लगा, तो हमारा जो ऊर्जा स्तर है वो बढ़ जाता है, हम खुश होते हैं, हमारी टीम खुश होती है, तो और अच्छा कार्य कर पाती है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। थैंक यू सो मच।